लॉस ओवर है वो हमें नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया ये जानती है कि जब पुलिस ने डोर नॉकिंग की, उनको कोई इत्तला मिली, उस पे उन्होंने उनके घर पे जब वो गए तो पीटीआई के ऑफिस होल्डर ने पीटीआई पे चलाई और सीने में गोली लगने से वो कांस्टेबल शहीद हो गया। और उस कांस्टेबल के 5 बच्चे, अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज़। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज़। थैंक यू। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ऐसा चैनल जो कि एजेंडे पे है, इदारों के ख़िलाफ़ पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इमरान खान का साथ दे रहा है, क्योंकि उसने उससे 40 अरब रुपया खाया है और वो अपने पैसे को बचा रहा है, तो मैं उसके साथ बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसमें सबसे बड़ी बेटी उसकी 11 साल की है, छोटा बच्चा उसका 8 माह का है। इस वाक़े से न सिर्फ इमरान खान का मकरूह चेहरा कौम के सामने आया है, बल्कि जो लॉन्ग मार्च के मकासद हैं उसमें अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई। और ये तो आज उन्होंने खुद सीधी कानून नाफिज करने वाले इदारे के उस सीने पर गोली चला के उन्होंने ये बता दिया कि हमारे इरादे क्या हैं। लेकिन हुकूमत जो भी कर रही है, जो भी प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रही है कौम के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनको तंगी से बचाने के लिए, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसके अलावा हुकूमत को इंटेल मिली थी कि इन्होंने पूरा इरादा ये रखा हुआ है कि ये इनके पास आंसू गैस के शेल्स भी हैं, इन्होंने असला भी जमा कर रखा है, इनके पास डंडे भी हैं और इनके पास हर वो चीज़ है जिससे इनकी पूरी कोशिश है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर ये अटैक करें, उनको मारें, उन खून और इंतशार का खेल खेलें। तो उससे इन्होंने जो आज जिस कांस्टेबल को इन्होंने शहीद किया है, उससे उनके इरादे पूरी तरह कौम के सामने खुल कर आ गए हैं। बात यह है कि जो इन्होंने, जब ये हुकूमत से निकाले गए, जब कुर्सी इनसे छिन गई, तो इनको ऑब्वियसली बहुत बुरा सदमा पहुंचा, धचका पहुंचा और इन्होंने फिर वो एक साजिश का जो ढंडोरा पीटना शुरू किया, जो झूठे ख़त का ड्रामा करना शुरू किया, जो कहा कि मेरे ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश हो गई है। और फिर इन्होंने कहा कि मुझे फिर वो भी जब पिट गई तो कहा कि मेरा कत्ल होने वाला है, मेरे पे कत्ल की साजिश हो रही है। देखें, जब वो सब ड्रामे बाजियाँ फेल हो गई, जब अवाम के सामने हक और सच आ गया, तो फिर अब उन्होंने ये सोचा कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए मुल्क में फिर से एक तरह से आग लगाई जाए, खून और आग का खेल खेला जाए, ताकि वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि मुल्क में हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। और आज वो ये कह रहे थे कि श्रीलंका बन जाएगा मुल्क। ये मुल्क बिल्कुल श्रीलंका नहीं बनेगा। इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। देखें, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आज बच्चा शहीद हुआ है, कौम का बेटा, कांस्टेबल जो शहीद हुआ है, उसमें और मरियम नवाज़ में, हमजा शहबाज में, या कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के 2 बेटे हैं, क्या फ़र्क है उसमें? फ़र्क ये है कि वो इमरान खान के बेटे हैं तो वो बाहर रहेंगे, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो सेफ़ और साउंड एक एनवायरनमेंट में रहेंगे,
और यहाँ कौम के बच्चे, कौम के बेटे जो अपनी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर दी मुल्क और कौम की सलामती के लिए, वो सीनों पर गोलियां खाएंगे। और इसलिए कि एक आदमी की कुर्सी की हवस उसको चैन नहीं लेने देती। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनकलाब तो घर से शुरू होता है। सबसे पहले इनकलाब घर से शुरू होता है। कोई भी तहरीक हो वो घर से शुरू होती है। कोई भी जहाद हो सबसे पहले वो अपने घर से शुरू होता है। तो अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि लू के थपेड़े खाओ आकर। भाई अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें। कौम के बच्चों को जिनको आप सड़कों पे लाकर मार पड़वाना चाहते हो, मारना चाहते हो, उनकी फ्रंट लाइन पे अपने दोनों बेटों को खड़ा करो ताकि लोगों को पता चले कि आप किसी आज़ादी के लिए, इनकलाब के लिए मार्च कर रहे हो। उनको कहो ना कि वो जो ताजे बरतानिया है उसके जो हल्फ उन्होंने उठाया हुआ है, उसका जो तौक है जो उन्होंने अपने गले में, उस हल्फ का, ताजे बरतानिया के हल्फ का जो तौक अपने गले में डाला है, वो उतार के आए पाकिस्तान। वो जो पासपोर्ट उन्होंने ब्रिटिश रखे हुए वो छोड़ें और आए पाकिस्तान का सब पासपोर्ट लें। अपने बच्चे तो वहाँ ठंडी हवाओं में, और यहाँ पाकिस्तानी कौम के बच्चों को आप तरगीब दे रहे हैं कि निकलो और मेरी खातिर मार खाओ, डंडे खाओ। उनको भी कहें कि आके डंडे खाएं, बल्कि सामने खड़े हों। मैंने जो तहरीक कभी लीड की है, जमात ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, चाहे वो PDM की तहरीक हो या वो कोई भी तहरीक हो, तो मैं तो पीछे नहीं हटी। मैंने बच्चों को आगे मार खाने के लिए नहीं छोड़ दिया। आगे फ्रंट लाइन में मैं खुद होती थी। मैं औरत हूँ लेकिन मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। जब नैब के दफ्तर में इमरान खान ने मेरे पे पथराव कराया तो मैंने अपने कारकुनों को आगे नहीं किया। मैं गाड़ी से निकल के खड़ी हो गई। मैंने कहा मारो पत्थर, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, खोलो नैब का दरवाज़ा। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों को मारो, मैं पीछे छुप के बैठी हूँ। और फिर तुम्हारे बच्चे लंदन में ठंडी फिजाओं में और कौम के बच्चे यहाँ लू के थपेड़े खाने के लिए क्यों? ये तफरीक क्यों है? मुझे इसका जवाब चाहिए। भाई इतनी आज़ादी की तहरीक है तो लाओ ना अपने बच्चों को, वो भी अपने मुल्क के लिए करें, अगर पाकिस्तान को वो अपना मुल्क समझते हैं तो। ये वरना तुम्हारे आज़ादी के भाषण को हम नहीं मानते। और फिर हमें कहते हैं कि अमरीकी साजिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो कल मैं देख रही थी CNN की बेटी एंडरसन को इन्होंने जब इंटरव्यू दिया, तो CNN जो अमरीकी चैनल है उसमें तो इन्होंने कोई अमरीकी साजिश की बात नहीं की। अगर आप में हिम्मत थी और अगर साजिश सच थी तो CNN को बताते कि तुम्हारा मुल्क मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। वहाँ पर तो आपने इंतहाई एम्बैरसिंग तरीके से सर लटका के ये कहा कि जो बाइडेन मेरे साथ इंगेज नहीं कर रही थी। अपनी नाकामी का इतराफ़ किया और बता दिया कि असल गुस्सा मुझे ये है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो मुझे उसने फ़ोन नहीं किया, उसने मेरे साथ इंगेज नहीं किया। साजिश का जिक्र तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। तो पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने एक और बयानिया रखा हुआ है, और अमरीकी चैनल को जब आप इंटरव्यू देते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो क्या ये तजाद पाकिस्तान की अवाम को नज़र नहीं आ रहा? सब नज़र आ रहा है। आप ये माने, आप CNN को कल कह रहे थे कि मेरी प्राइम मिनिस्टर होते हुए इतनी औकात दुनिया नहीं समझती थी कि दुनिया मुझे मुंह लगाती या मुझे फ़ोन करती। सिर्फ CNN नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, आपको किसी मुल्क ने मुंह नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था कि आप जाली वज़ीर आज़म हैं। उनको पता था कि आपकी हैसियत, चाहे आप हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, एक बुली की नहीं है। आपने तो जब जो फॉरेन पॉलिसी का आपने जो शिराजा बखेरा पाकिस्तान की, एक मुल्क में जाते थे तो दूसरे मुल्क की चुगली करके आते थे। बतौर प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में जाते थे तो किसी और मुल्क की चुगली करके आते थे। तो आपने तो अपनी बेवकूफ़ियों से, अपनी नादानियों से आपने पाकिस्तान के दोस्तों को दुश्मनों की सफ़ में धकेल दिया।
कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं था। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी पाकिस्तान में कि वो आपकी झूठी जो आप कैंपेन चला रहे हैं, जो झूठा आप ड्रामे कर रहे हैं, कि वो आपके उस ईंधन का हिस्सा बने। और कौन सी आज़ादी भाई? क्या आपने कुर्सी का नाम आज़ादी रखा हुआ है या आपने फराह गोगी का नाम आज़ादी रखा हुआ है? कौम को बताया जाए ना कौन सी आज़ादी। और उसके ऊपर से आप इदारों को धमका रहे हैं और चाहते हैं कि आप इदारों पे प्रेशर डालें। तो मैं आपको ये बता दूं कि अपनी जब हुकूमत थी तो कहा कि जो हमारे चीफ़ हैं उनसे ज़्यादा न्यूट्रल मैंने चीफ़ नहीं देखा। फिर जब कुर्सी खिसकी तो कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और अल्लाह ताला हमें न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं देता। और कल कहा कि फ़ौज न्यूट्रल रहे। ईसीपी का चेयरमैन आपने खुद लगाया, उसकी तारीफ़ में दिन रात के कलाबे मिलाए। जैसे ही आपको पता चला कि ईसीपी के चीफ़ के पास आपकी फ़ॉरेन फंडिंग के इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ गए तो आपने ईसीपी के चीफ़ को अटैक करना शुरू कर दिया। आपने उनको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, आपने उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलानी शुरू कर दी। और अभी जब ईसीपी का डिसीजन आया और उन्होंने 25 मेंबर्स को डी-सीट किया, उस दिन ईसीपी की फिर से तारीफ़ें और शुक्रिया अदा करने लगे। और आज फिर ईसीपी को कहा कि ईसीपी का जो चेयरमैन है वो ग़ुलाम बना हुआ है। फिर आपने कहा कि अदालतें आज़ाद हैं, इसीलिए नवाज शरीफ को भी सज़ा हो गई, मरियम को भी सज़ा हो गई। उस वक्त तो अदालतें बहुत अच्छी थी। जब आपने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, अपने पाँव के नीचे आपने आइन को रौंदा और आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तारीख़ी डिसीजन दिया, 12 बजे अदालत खुली और आपको आइन शिकनी से रोका गया, तो आपने अदालत को ना सिर्फ बुरा भला कहा बल्कि सोशल मीडिया पे ख़तरनाक तरीन गालियों पर मबनी कैंपेन चलाई आपने अदालत के ख़िलाफ़। और फिर जब अदालत ने सो मोटो नोटिस लिया शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, तो उस दिन से आप अदालत उज़्मा की तारीफ़ें शुरू कर रहे हैं। तो मैं अदालतों को भी ये बहुत अदब से ये बात कहना चाहती हूँ, अदलिया को भी कहना चाहती हूँ कि ये रवायत मत डालें कि जो शख्स सबसे बढ़कर इदारों को गालियाँ निकालेगा उसी के हक़ में फ़ैसले आएंगे। कौम के हक़ में फ़ैसले करें, मुल्क के हक़ में फ़ैसले करें। सोशल मीडिया को मत देखें, मीडिया को मत देखें और इस कौम के मुस्तक़बिल के हक़ में फ़ैसले करें। और ये जो मैंने आपको बताया कि बहुत न्यूट्रल है, न्यूट्रल जानवर होता है, अल्लाह ताला न्यूट्रल कहने की इजाज़त नहीं देता, होने की इजाज़त नहीं देता, और फिर अब न्यूट्रल हो जाएं, ईसीपी अच्छा है, ईसीपी बुरा है, अदालतें अच्छी हैं, अदालतें बुरी हैं। ये सब एक ही आदमी के स्टेटमेंट्स हैं, थोड़े थोड़े वक्फे के साथ। किसी और मुल्क में इस किस्म का कोई आदमी आता तो पागल खाने की वैन खुद ही आके उसको घर से ले जाती। और ये आदमी 22 करोड़ की मालिक बना रहा है 4 साल। इमेजिन, इस किस्म के आदमी के हवाले ये मुल्क और कौम थी, तभी इस मुल्क का ये हाल हुआ है। और जब वो कहता है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक के मैंने चेहरे पहचान लिए हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो मरियम नवाज़ को ये कहता है, वो नवाज़ शरीफ को ये कहता है, वो शहबाज शरीफ को ये कहता है? हमारे चेहरे तो उसके दिल पर लिखे हुए हैं, उसके दिमाग पे लिखे हुए हैं। उसको रात को नींद नहीं आती हमारे चेहरों की वजह से। हमें वो 10-12 साल से अच्छे से जानता है। तो ये धमकी वो हमें नहीं दे रहा, ये धमकी वो इस्टेब्लिशमेंट को देता है। और ये जो लॉन्ग मार्च वो कर रहा है, आपका क्या ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ कर रहा है? ये लॉन्ग मार्च वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा है। और फिर कहता है कि हमजा शहबाज तो चीफ मिनिस्टर है नहीं, तो हमजा शहबाज कैसे फैसला कर रहा है? हमजा शहबाज अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है तो क्या उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर है? क्या फराह गोगी चीफ मिनिस्टर है? या उसका हस्बैंड, क्या नाम है उसके हस्बैंड का?
जी आसिम नवीद गुजर साहब, एहसन नवीद गुजर साहब पंजाब के मालिक हैं। हमें बता दिया जाए कि कौन है चीफ मिनिस्टर। हमजा शहबाज शरीफ पंजाब का चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, जिसको पंजाब के अवाम के नुमाइंदों ने चुना है। और हमें तो अभी बहुत हिसाब किताब बाकी है। पंजाब क्या मुफ्त का आया हुआ है कि पहले उसको बुज़दार के ज़रिए ख़राब किया, फिर फरागोगी के ज़रिए लूटा, और सारा माल जो है वो बैग्स भर भर के अहलिया मोहतरमा जो बनी गाला में बैठी उनको जाता रहा। पंजाब को लूट के ये खा गए। पंजाब को खंडर का ढेर बना दिया इन्होंने, खंडर बना दिया इन्होंने। सब सड़कें टूट गई। अब मैं जलसे के लिए जा रही हूँ तो मैं जो 2017-18 में जलसे करती थी, मैंने देखा पंजाब की हर सड़क अच्छी थी, हर चीज़ वहाँ पे, हर सहूलत मौजूद थी। अब मुझे लगता है मैं खंडर में जा रही हूँ। तो किसने आपको इजाज़त दिया है कि पंजाब हुकूमत के ज़रिए आप पंजाब के अवाम के हक़ में डाका डालें? पंजाब के अवाम ने अपना मैंडेट इनसे छीन कर, फरागोगी से छीन कर, बुज़दार से छीन कर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमज़ा के हवाले किया, क्योंकि वो जानते हैं कि पंजाब की भलाई अल्हम्दुलिल्लाह इसी में है कि पंजाब तरक्की करे, उसको लूट के ना खाया जाए, वहाँ पर मालगाड़ियाँ ना चले। तो मैं इमरान खान को ये कहना चाहती हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब अल्लाह ताला के फजल से हमज़ा शहबाज शरीफ है। आप उसको जितना भी रोक लें वही चीफ़ मिनिस्टर और वही रहेगा इंशाअल्लाह। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ है और वही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। तुम्हारी हुकूमत बदल चुकी है और बल्कि तुम्हारी दुनिया भी बदल चुकी है। अब तुम्हारे हुक्म के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते, तुम्हारे फरमानों की तरह मुताबिक फ़ैसले नहीं होंगे। अब आइन, कानून और जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान चाहेगी अवाम के हक़ में वही फ़ैसले होंगे। और फिर कहता है पुरअमन एहतजाज, ज़रा ये चलाएं ना, ज़रा काइंडली इसको चलाएं। और पुरअमन एहतजाज की ज़रा अपने कैमराज काइंडली उधर कर लें। अब मुझे ये बताएं कि वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि खून हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, हम ये कर देंगे, श्रीलंका बन जाएगा। तो फिर आप गवर्नमेंट से ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट आपको फ्री हैंड दे दे? इस गवर्नमेंट के ऊपर 22 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। किस तरह हम आपको उनकी ज़िंदगियों में खलल डालने दें? किस तरह हम आपको पाकिस्तान का नुकसान करने दें? आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। अगर मैं इन जो स्टेटमेंट्स हैं मीडिया पे दी गई हैं, ये मेरी कही हुई बातें नहीं हैं,
अगर मैं इनको पीछे भी रख दूं, तो पिछले धरने में आपने क्या किया था? आपने कहा कि हम आगे नहीं आएंगे, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं करेंगे, क्रिएट करेंगे। और फिर क्या हुआ? और फिर ये हुआ कि आपने जत्थे लेकर आप रेड जोन में दाखिल हुए, आपने पीटीवी पे हमला किया, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे तक आप पहुंच गए, आपने प्रेसिडेंट हाउस पे हमला किया, आपने सुप्रीम कोर्ट के आगे गंदे कपड़े धुले हुए शलवारें टांगी। उसके बाद पूरी दुनिया ने ये मनाजिर देखे कि आपके गुंडों ने, आपके बदमाशों ने डंडे लेकर पाकिस्तान के पुलिस वालों पर, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों पर आपने डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी। वो आपको लड़का याद है जिसने हेलमेट पहनी हुई थी, जिसको सब डंडे लेके मार रहे थे, उसकी जिस्म की कोई हड्डी सलामत नहीं रही थी। तो आपका क्या ख्याल है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, तो आप आज कहें कि हम पुरअमन जुलूस और जलसे करने के लिए आ रहे हैं और गवर्नमेंट मान जाएगी और आपको अमन अमान से खेलने की इजाज़त देगी? कोई भी अगर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई, आज जो कत्ल हुआ है, शहादत हुई है, उसका जिम्मेदार, कांस्टेबल जो कमाल शहीद हुआ है, उसका जिम्मेदार इमरान खान है। और यही वो पूरे मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैट्रिकुलेशन के इम्तहानात होने वाले हैं, ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चों के इम्तहान होने वाले हैं। तो आप ये समझते हैं कि आपको हम खुली इजाज़त दे देंगे कि आपके बच्चे लंदन में बैठ के स्कूल भी जाते रहें, कॉलेज भी जाते रहें, यूनिवर्सिटीज़ भी जाते रहें, उनको कोई कुछ ना कहे? और यहाँ माओं के बेटे, मैं खुद एक माँ हूँ, उनके बच्चे जो साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई मैट्रिक में, कोई ओ लेवल्स में, कोई ए लेवल्स में, उनके इम्तहानात में खलल आ जाए। 2 दिन के लिए रावलपिंडी के स्कूल्स बंद करने पड़ गए। उसका इल्ज़ाम किस पर है? इमरान खान पर है। अपने बच्चों के साथ ये सलूक और कौम के बच्चों के साथ ये सलूक क्यों? क्योंकि वो इमरान खान के बच्चे। तुम आओ, तुम्हें अब हमसे, तुम्हारा कोई भी, तुम ऐलान करके फंस गए। और अब तुम्हारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रही थी, तो मुझे तुम्हारा जो लटका हुआ चेहरा बता रहा था कि तुम फंस गए हो, गलत फैसला कर बैठे हो। आओ, मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है और मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी कहा है कि इमरान को अरेस्ट ना किया जाए, इसको आने दें, इसको बैठने दें आकर, हम भी ज़रा देखें कितना दम है, कितनी देर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तुमने ये देखें, पहले भी ये जत्थे लेकर जब आए तो चाइना के सदर ने आना था, चाइना का सदर पाकिस्तान नहीं आ सका और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। वो इंडिया चला गया, पाकिस्तान नहीं आ सका। अब जब इसकी की हुई महंगाई, इसकी की हुई बर्बादी, इसकी नालायकी, नाअहली और गफलत से, क्रिमिनल नेग्लिजेंस से पाकिस्तान की मईशत जो वेंटिलेटर पे चली गई है, पाकिस्तान का जो हालात में, जिस खाई में पाकिस्तान को ये फेंक के चला गया, और फिर कहता है कि मरियम नवाज शरीफ मेरा नाम क्यों लेती है? जिस इंसान ने 4 साल में पाकिस्तान की तबाही की, जिस इंसान ने महंगाई के मनोबोझ तले कौम को दबा दिया, जो इंसान पाकिस्तान की तबाही का सिंगल हैंडेडली जिम्मेदार है, जिसने अवाम पे लोड शेडिंग का जो जिन है, आज वो दोबारा इमरान खान की शक्ल में, PMLN तो 2018 में लोड शेडिंग ख़त्म करके गई थी, नए कारखाने लगा गई थी। लोग कहते थे ये जिन्नात है क्या, इतनी जल्दी कारखाने लगा गए, 0 लोड शेडिंग। आज पाकिस्तान में 6-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि 4 साल किसी ने अवाम के मसाइल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, सारी तवज्जो अपनी इंतकाम और इंतशार पे रखी। तो फिर मुल्क का ये हाल तो होना था ना। अब इसके लिए मैं आइंस्टाइन का नाम तो नहीं ले सकती ना, या मोहम्मद शाह रंगीला का नाम तो नहीं ले सकती ना। इमरान खान जो इस तबाही का जिम्मेदार है, उसी का नाम मुझे लेना पड़ेगा। और मैं कोई शफकत से इमरान खान का नाम नहीं लेती, मैं तकलीफ से उसका नाम लेती हूँ, क्योंकि वो अकेला कौम की, पाकिस्तान की 22 करोड़ की तबाही का इकलौता जिम्मेदार है। उसी का नाम लेना पड़ेगा।
और उस पर ये घटिया जुमला जो तुमने कहा, पाकिस्तान की ख़वातीन पे अटैक किया तुमने। तुम्हारे जलसों में जो ख़वातीन आती हैं, जो माएँ बहनें बेटियां आती हैं, उनको भी तुम इसी नज़र से देखते हो? कभी किसी को माँ बहन बेटी की नज़र से भी देखा है? 17 साल हो या 70 साल उम्र हो जाए, इंसान की खसलत नहीं बदलती। और नाम लेते हो रियासत मदीना का। क्या पैगाम दे रहे हो जो जलसे में अपने आके लोग खड़े किए हैं कि अपने घर में जो या अपने इर्द गिर्द जो मोहल्ले में इधर उधर ख़वातीन हैं, उनको इस नज़र से देखा करो। क्या पैगाम दे रहे हो तुम लोगों को? और बात करते हो अमर बिल मारूफ की, रियासत मदीना की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मरियम नवाज शरीफ को तो चलो प्रोटेक्शन है ना, अल्लाह का शुक्र है, उसका बाप है पीछे, पार्टी खड़ी है उसके साथ। वो ख़वातीन जो आज बाहर निकलती हैं और उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बसेस में सफ़र करती हैं, जलसों में धक्के खाती हैं, रिक्शों में सफ़र करती हैं, वो भी इसी मेंटालिटी का शिकार होती हैं जिसको इमरान खान की मेंटालिटी कहते हैं। तो ये हमला मरियम नवाज़ पे नहीं किया। मरियम नवाज़ के पास बहुत जवाब है, मरियम नवाज़ तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, लेकिन वो बच्चियाँ, वो ख़वातीन जो तुम्हारे जैसों के शर से नहीं बची, उनको क्या मैसेज दे रहे हो तुम? इसका भी हिसाब होगा इंशाल्लाह। और बात करते हो आज़ादी की, भाषण देते हो आज़ादी का। मैं ये सवाल पूछती हूँ कि जब तक कोई मुल्क, जब तक कोई कौम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो आज़ादी उसके लिए सिर्फ ख्वाब ही रह जाती है। मुझे ये बताओ कि आज़ादी की ये इंसान बात करता है 105 से, इस इंसान ने डॉलर को 190 पे पहुंचा दिया, और उसके बाद अब डॉलर की कीमत अभी कंट्रोल में नहीं आ रही। जिस इंसान ने पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर के मुकाबले में ज़मीन पे गिरा दिया, वो बात करता है आज़ादी की। वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालने की बात करता है। डॉलर तुम्हारा 190 पे पहुंचाकर 105 से तुम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करने की बात करते हो। 6 बिलियन डॉलर के इवज़ इस इमरान खान ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को IMF के पास गिरवी रखा, और फिर ये कानून बनाया कि उसका जो इंपोर्टेड गवर्नर है वो उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ट्राई नहीं किया जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि जिसने पाकिस्तान के इदारों को गिरवी रख दिया IMF के पास, वो किस तरह आज़ादी की बात, उसकी आज़ादी का जो आज़ादी की बात है तो कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और जिस आज़ादी की बात करते हो, ज़रा मुझे ये भी बताओ कि क्या, फिर मैं दोबारा ये कहूँगी कि अपने बच्चों को भी लेके आओ उसी आज़ादी के लिए। या तुम्हारे बच्चे इसलिए नहीं आ सकते कि शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी हुकूमत ने इंपोर्टेड चीज़ों पे बैन लगा दिया? सबसे बड़े इंपोर्टेड तुम हो और दूसरों को ताना देते हो इंपोर्टेड होने का। जो इस मिट्टी के लोग हैं, इस मिट्टी में उन्होंने दफन होना, उनको ताना देते हो इंपोर्टेड लोगों के होने का। आज जो तुम्हें अचानक मईशत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में जागी है, इकॉनमी को डुबोकर, पाकिस्तान की मईशत को 4 साल में वेंटिलेटर पर डालकर, आज जब तुम्हें अचानक जोश आया और इनकलाबी तक तुम्हें तरकीबें आ रही हैं इकॉनमी को रिवाइव करने की, तुम्हारी जो एक्स मिनिस्टर्स हैं वो आज इनकलाबी तरकीबें आकर इकॉनमी की रिवाइवल, इकोनॉमिक रिवाइवल की तरकीबें वो टीवी पे सुना रहे हैं। और इमरान खान को जो अचानक डॉलर की फ़िक्र पड़ गई है, अचानक मईशत की फ़िक्र पड़ गई है, अचानक महंगाई की फ़िक्र पड़ गई है, मैं ज़रा पूछना चाहती हूँ कि वो इनकलाबी तरकीबें आपको तब क्यों नहीं आई थी जब आप 4 साल इक़्तिदार में थे? आज जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब आज जब IMF के साथ दोबारा अपनी टॉक्स को रिज्यूम कर रहे हैं, पाकिस्तान को उस दलदल में से निकालने के लिए जिस दलदल में इमरान खान पाकिस्तान को डाल गया था, तो आज फिर तुमको धरने याद आ गए। उसकी वजह ये है, पाकिस्तानियों से मैं ये बात करना चाहती हूँ, उसकी वजह ये है, ये फौरी इलेक्शन इसलिए नहीं चाहता कि इसको जीत का यकीन है,
इसको पता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर रह गई, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत अगर रह गई, तो ये मैंने जो गंद मचाया 4 साल में, मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला आने वाले 4-6 महीने में पाकिस्तान को इस बहरान से, इस दलदल से निकाल के ले जाएगी। असल तकलीफ ये है, और उसी के रास्ते में ये इसने जल्दी जल्दी में लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है वो कर दिया। हमें चाहे मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, हम वो करेंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे मलहूज़े खातिर रहेगी, जितना भी हो सकेगा हम मुल्क और कौम और 22 करोड़ पे कम से कम बोझ डालेंगे। हम इमरान खान की तरह नहीं है जो आराम से आज इतनी ढिठाई और बेशर्मी से कह देता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कीमतें बढ़ाने से डर लग रहा है। सोचें इस आदमी का मेंटल लेवल कि हाँ मैं डरती हूँ, नवाज शरीफ डरता है, शहबाज शरीफ डरता है, क्योंकि इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पास जो पैसा जहाँ जहाँ से आ रहा है वो हम सब जानते हैं। ये धरने के लिए जो पैसा आ रहा है, ये जलसों के लिए जो पैसा आ रहा है, मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूँगी कि कौम के सामने वो होशरुबा इंकशाफात रखें कि इसको पैसा कौन सा मुल्क दुश्मन दे रहा है। तुम्हारे पास तो ये पैसा है, तुम्हारे पास तो ATMs हैं, तुम्हारे पास तो माफियाज हैं, कार्टल्स हैं जिन्होंने तुम्हारी हुकूमत में रहकर पैसा बनाया है। तुम्हारे पास तो फरागोगी है, अवाम के पास फरागोगी नहीं है। अवाम के पास वो उस्मान बुज़दार जैसा डमी चीफ मिनिस्टर नहीं है जिसके थ्रू आपने पंजाब को लूटा और पैसा बनाया। तो मैं अवाम को अगर 1 रुपया भी किसी भी चीज़ की मद में बढ़ता है तो अवाम को तकलीफ़ होती है, महंगाई होती है। इसकी तकलीफ़ नवाज शरीफ को है, इसकी तकलीफ़ शहबाज शरीफ को है। तुम्हारी तरह नहीं कि 4 साल महंगाई, रोज़ सुबह उठते थे महंगाई बढ़ जाती थी और फिर आराम से कह दिया मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया। हम आए हैं आलू प्याज के रेट पता करने, और ना सिर्फ रेट पता करेंगे, इंशाअल्लाह ताला दिन रात मेहनत करेंगे, इकॉनमी को सीधा करेंगे और आलू प्याज के रेट को नीचे लेके आएंगे। तुम्हारी लाई हुई लोड शेडिंग को इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मेहनत करके, काम करके, अपनी सिमत दुरुस्त करके इंशाअल्लाह ताला उस लोड शेडिंग से भी हम निजात देंगे पाकिस्तान को। तुम्हें पता है कि हम ये कर जाएंगे, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि तुम मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल ठीक बात की थी। तुम्हारी सियासत अब एक जिंदा लाश है। तुम जिस डी चौक से निकले थे, इंशाअल्लाह मैंने पहले भी कहा था, पहले नवाज शरीफ ने तुम्हारी हुकूमत ख़त्म की थी, अब नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सियासत ख़त्म करेगा। तो वही डी चौक से जहाँ तुमने जन्म लिया था, उसी डी चौक में इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सियासत ख़त्म होने जा रही है। लोगों को कहते थे, लोगों को चूहों के नाम से बुलाते थे। वो कप्तान जो डट के खड़ा था, वो गिरफ्तारी के खौफ से आज पेशावर में छुप के बैठा है, पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है। और यहाँ पर शीरी मज़ारी साहिबा गिरफ्तार हो गई, कहा बड़ी कौम मेरे साथ है, कोई नहीं निकला। आज मैंने सुना है कि वो यास्मीन राशिद साहिबा और शफकत महमूद साहब ने एड्रेस करना था, कोई उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी प्रेस क्लब के बाहर। तो क्या हुआ? एहतजाज के लिए कोई नहीं आया, एहतजाज के लिए उनको सब कुछ लपेट के वहाँ से रफू चक्कर होना पड़ा। मैं आपको एक और, अब क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र आ गया है, तो मैं ये समझती हूँ कि उनको गवर्नमेंट गिरफ़्तार नहीं करेगी क्योंकि वो एक कैंसर की पेशेंट है। हमें इस बात का लिहाज है, लेकिन इस बात का लिहाज यास्मीन राशिद साहिबा को ख़ुद भी होना चाहिए। मुझे बहुत इस चीज़ की तकलीफ़ है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन इस चीज़ का ख्याल उनको भी रखना है कि उनको किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनना। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने अगर सोचा भी था वक्त से पहले इलेक्शन कराने का, हुकूमत छोड़ने का, तो धौंस और धांधली में आके तो अब वो कभी भी नहीं छोड़ेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पूरी तवज्जो से
यकसुई से, मेहनत से दिन रात एक करके PMLN के पास शहबाज शरीफ की सरबराही में और वहाँ से नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस में ज़बरदस्त टीम है। हम वो लोग नहीं हैं जो 4 वज़ीर ख़जाना बदल दिए और फिर समझ नहीं आई कि क्या करना है। इतने तो हिटलर ने अपने टीम मेंबर्स भी बदले थे जितने ये बदल चुके हैं, क्योंकि टीम है ही नहीं, पता ही नहीं है क्या करना है। तो मुस्लिम लीग नून को पता है क्या करना है। मुस्लिम लीग नून को बीमारी का भी पता है, उसके इलाज का भी पता है। और शहबाज शरीफ साहब जैसा वज़ीर आज़म किस्मत से पाकिस्तान को मिला है। वो पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला इस भंवर से निकाल के ले जाएगा। तुम्हारी टर्म्स पे इमरान खान, ना इलेक्शन होंगे ना हम हुकूमत छोड़ेंगे। तुम ब्लैकमेलिंग के ज़रिए, तुम जत्थे लाकर, तुम प्रेशर डालकर अगर ये समझते हो कि तुम किसी को दबाव में ले आओगे तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ये होने नहीं देगी। फैसले अवाम के हक़ में होंगे, आइन और कानून के मुताबिक होंगे। फ़ैसले अब जो होंगे वो नवाज शरीफ साहब करेंगे, शहबाज शरीफ साहब करेंगे। इमरान खान, तुम, मैंने पहले भी कहा था, चाहे उल्टे लटक जाओ, दांत पीसो, बाल नोचो, कुछ भी करो, तुम्हें ब्लैकमेलिंग के ज़रिए, गुंडागर्दी के ज़रिए, प्रेशर बिल्ड करने के ज़रिए, जत्थेबाजी के ज़रिए तुम्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी कोई भी हरकत करने की। तुम्हें पूरी कुव्वत से रोकेंगे, इंशाल्लाह तुम्हें एक्सपोज करेंगे। हाँ, आखिर में मैं इदारों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना है। ये लोगों के बच्चों को मरवाना चाहता है अपनी कुर्सी की हिर्स के खातिर, अपनी हुकूमत की खातिर, जिसको जब से इससे हुकूमत गई है ये पागल हो गया है, हिल गया है। तो खुदारा होश के नाखुन लें। इस फितने से डील करने का तरीका कुरान में मौजूद है। कुरान बताता है कि फ़ितने से किस तरह डील करना है। ये जो मज़हब का, रियासत मदीना का ये जो लिबादा इसने ओढ़ा हुआ है ना, इसके अंदर से बहुत भयानक चेहरा बरामद हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि तमाम इदारों को भी इस फितने को पहचानना चाहिए, इस फितने के सद्देबाब के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इमरान के बच्चों की तरह हम लोग नहीं, हम लोगों ने इसी मिट्टी में जीना है, अदलिया ने भी इसी मिट्टी में रहना है, उनके बच्चों ने भी इसी मुल्क में रहना है, अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने भी इस मुल्क में रहना है, उनके अफसरों ने भी इस मुल्क में रहना है, उनके बच्चों ने भी इस मुल्क में रहना है। खुदारा इस मुल्क को किसी फितने के हाथों, किसी फितने बाज के हाथों यरगमाल होने से बचाएं। सबको होश के नाखुन लेना होंगे। जी, आपने भी कहा कि शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे और शहबाज साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि 4 से 5 रोज़ बाद हमने ये फैसला कर लिया था कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि अब अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन की बात हो रही थी, तो इस साल में इलेक्शन नहीं होंगे, अब इलेक्शन अगले साल में चल जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए तो होना ये चाहिए कि ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, और कतई नज़र इस बात से कि क्या होता है क्या नहीं होता, हम अपना सर फेंक के काम में लगे रहेंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब अपने काम में लगे रहेंगे, मुस्लिम लीग नून की टीम जो है वो मईशत को दुरुस्त करने में, मुल्क के हालात को बेहतर करने में लगी रहेगी, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन का जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी इलेक्शन नहीं होगा। ऐसे नहीं, माइक है ना, जी, आपने कल शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होता है, एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो जाता है। आप ही समझते हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च इसी तरीके से कंटिन्यू हुआ तो फिर और भी नाखुशगवार वाक़या हो सकते हैं? और दूसरा, इमरान खान पेशावर में किससे फैज़याब हो? देखिए, मैं इसमें सिर्फ ये आपको कहना चाहती हूँ कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि इनके ख़तरनाक इरादों की गवर्नमेंट को फ़िक्र है। हमारे पास इंटेल है कि इन्होंने ना सिर्फ असला जमा करके रखा है, इन्होंने वो आंसू गैस के शेल जमा करके रखे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को अटैक करने के लिए इन्होंने हर चीज़ प्लान की हुई है। मेरे पास इंटेल है, मैंने देखी है वो इंटेल, वो हुकूमत के पास है, वो वजारत दाखिला के पास है, और उसका क्या सबूत है? उसका सबूत आपने देख लिया जब जो शहीद कांस्टेबल है उनके सीने पे गोली मारी गई है। तो मैंने पहले भी कहा है
और मैं अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं करती। मैं ये समझती हूँ कि उस कत्ल का ज़िम्मेदार इमरान खान है, क्योंकि जिस इंतशार को वो फैला रहा है अपनी तकरीरों से, उसमें यही होना था। तो हाँ, ये अपना लॉन्ग मार्च कर ले, जो इसने करना है वो कर ले, कानून इंशाअल्लाह ताला हरकत में आएगा, और जिसने उस कांस्टेबल की जान ली है उसको और उसके मास्टरमाइंड इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। मरीम साहब, इंतजामी मामलात में जुडिशल एक्टिविज्म हम देख रहे हैं, क्या आप समझ रही हैं कि माजी की रवायत को दोबारा जैसे साकिब निसार की तरह एक बार फिर जुडिशल एक्टिविज्म की शक्ल में उसे दोबारा एक्टिवेट किया जा रहा है? और इस एक मिनट सवाल लीजिएगा, क्या इस मौके पर अगर जुडिशल एक्टिविज्म के ऊपर इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत होती है तो 3.5-4 साल की अब की और पहले की जो जहर है जमहूरियत पसंदों की, वो कहाँ जाएगी? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इसका जवाब आई थिंक दे चुकी हूँ अपनी प्रेसर में, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि अदलिया को भी ये सोचना चाहिए कि वो ये रवायत ना डाले पाकिस्तान में कि अगर क्या जो शख्स सबसे बढ़कर अदलिया को गाली देगा, फ़ौज को गाली देगा, सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ गालियों पर मबनी भरी हुई गलीज़ कैंपेन्स चलाएगा और इस तरह से इदारों पे प्रेशर डालने के लिए प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या वो ये परसेप्शन डेवलप करना चाहते हैं पाकिस्तान में कि जो सबसे ज़्यादा गाली देगा फ़ैसले उसके हक़ में आएंगे? तो ये फ़ैसला अदलिया को करना है। मैंने फिर कहूँगी कि ये सिर्फ किसी एक शख्स का नहीं, 22 करोड़ अवाम की ज़िम्मेदारी है, तमाम रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस फितने को रोकें, इस फितने को, इस शर को जिसका नाम इमरान खान है, उसको फैलने से रोकें। और हाँ, जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का सवाल है, तो हुकूमत पाकिस्तान ना इदारों की तज़लील की इजाज़त देगी, ना वो इदारों को प्रेशराइज़ करने की इजाज़त देगी, बल्कि हम उनको खुल के एक्सपोज़ करेंगे और अवाम के दरमियान में लेके आएंगे। जहाँ तक आपने साकिब निसार साहब का नाम लिया, तो मेरा ख़्याल है कि साकिब निसार साहब इबरत का वो निशान है जिसको हर इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले शख्स को उनका चेहरा अपने सामने रखना चाहिए। मैं आज आपको ये बता दूं कि मुझे किसी फौतगी पे साकिब निसार साहब की अहलिया मिली। मेरे लिए उन खातून का बहुत एहतराम है दिल में। तो उन्होंने मुझे ये बात कही, ये कुछ 3-4 महीने पहले की बात है। तो वो मेरे पास आई, बैठी, अच्छी खातून है, नेक खातून है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो साहब फौत हुए हैं, ये साकिब निसार साहब के क्लास फेलो थे, लेकिन आज मैं आई हूँ क्योंकि आपको तो पता है ना, वो इस तरह से नहीं आ सकते, देयर बाय मीनिंग कि वो पब्लिक में नहीं आ सकते। तो मैं ये समझती हूँ कि ये अंजाम काफ़ी है। जब आप प्रेशर में आके फ़ैसले करते हैं तो उसका ये अंजाम होता है। तो साकिब निसार साहब इबरत का जो है तस्वीर है, और वो पाकिस्तान की अदलिया की अदल की सिमत दुरुस्त करने के लिए अगर हमें कोई एक तस्वीर देखना है तो वो साकिब निसार साहब। जी, आपने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसके पीछे गैर मुल्की फंडिंग भी है और कुछ गैर मुल्की रोक भी है। तो दूसरा मेरा ये सवाल है कि अब जब आपको सजाएं हुई और उस हवाले से कुछ लोगों ने मिट्टी के निशान भी बनाए, आज वो खुद कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, मरियम के साथ हुआ, वो गलत हुआ और उसको लोग माफी नहीं मांग रहे। इस पर क्या कहेंगे आप कि वो तरीक को दुरुस्त कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। और मैंने कल, आप मोहित पीरज़ादा साहब की बात कर रहे हैं ना, तो मैं नाम ले देती हूँ। मोहित पीरज़ादा साहब ने, ये तो क्या जो मोहित पीरज़ादा साहब ने बात की, मुझे उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं है। 22 करोड़ अवाम को उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं। अच्छा है, उनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो इस्तेमाल हुए हैं,
वो उनसे कोई गलती सरजद हो गई, अच्छी बात है, इकरार करना अच्छी बात है, लेकिन उस इकरार की हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की कौम ने, 22 करोड़ अवाम ने जो सबूत पिछले 5-6 साल में विक्टिमाइजेशन की, बदतरीन विक्टिमाइजेशन के देखे हैं, उसके लिए उनको किसी गवाही की ज़रूरत नहीं। 22 करोड़ अवाम इसके गवाह हैं और सब बोलेंगे। एक दिन इमरान खान खुद बोलेगा कि वो भी इस्तेमाल हुआ है, उसने भी गलत किया है। आज अगर जब वो कहते हैं कि पूरी काबीना जो है वो ज़मानतों पे है, तो वो ये बात क्यों करते हैं? उसका जवाब ये है कि पूरी काबीना ज़मानतों पे इसलिए नहीं है कि काबीना ने कोई कसूर किया था या काबीना ने कोई जुर्म किया था। वो ज़मानतों पे इसलिए हैं कि तुमने, इमरान खान, उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए थे। तुमने FIA के उस वक्त के सरबराह को, बशीर मेमन को कहा था, ऑफिस में बुलाकर, प्राइम मिनिस्टर हाउस को इस्तेमाल करके तुमने कहा शहबाज शरीफ को पकड़ो, मरीम नवाज़ को पकड़ो, किसको पकड़ो, काजी ईसा को पकड़ो। तो इमरान खान भी बोलना शुरू हो गया है और एक दिन वो बोलेगा। काजी फाइज ईसा को तो कह दिया ना, मुझसे गलती हुई, मुझसे करवाया गया, या जो भी कह दिया, तो सब बोलेंगे। सच को एक ना एक दिन सामने आना है। और तो काबीना आज इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे इंतकाम को उन्होंने मर्दाना वार फेस किया है। राना सनाउल्लाह के ऊपर तुमने वो डाली और आज अल्लाह ताला का करना देखो, वही राना सनाउल्लाह जो है। मैं ये भी बता दूं कि तुम लोगों को राना सनाउल्लाह बुरा लगता है ना, सही बुरा लगता है। राना सनाउल्लाह जो है उसको अपने मुल्क और कौम की हिफाजत करनी आती है। तो राना ज़रा घर से बाहर निकलते हुए सोच लेना, अगर इंतशार का एजेंडा है, अगर खून खराबे का एजेंडा है, तो फिर इस मुल्क का वज़ीर दाखिला, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। एक मिनट तरफ यहाँ से हो गया ना, प्लीज ऐसे नहीं, डोंट डू इट तरफ, डोंट डू इट। आप आ रही हूँ आपके पास, पहले उधर से आने दीजिए। हमने जब फिक्स किया है कि एक इधर से एक उधर से। देखिए एक सेकंड, मैं इधर बैठी हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि अपनी बात करके भाग जाओ। मैं सबके सवाल लूँगी आहिस्ता। तो अज़मा को ज़रा कंडक्ट करने दें। जी, देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि पंजाब में जो इन्होंने फरा गोगी और बुज़दार के ज़रिए लूट मार की है ना, तो इनकी पूरी कोशिश है कि पंजाब को किसी तरह खुलने ना दें, PMLN के हाथ में ना जाने दें, क्योंकि सबूत जो इनके ख़िलाफ़ है वो होशरुबा हैं। दूसरी बात ये कि अगर गवर्नर जो इस वक्त बन के बैठा हुआ है, अगर वो आइन और कानून को अपने पाँव के नीचे रोनता है, तो फिर उस गवर्नर को गवर्नर हाउस में घुस के गिरफ्तार करना चाहिए। किसी को पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम की तकदीर से खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जब काबीना नहीं है तो उसका ज़िम्मेदार ये आइन शिकन गिरोह है जो अब पाकिस्तान पे हमला आवर है। तो आइन शिकनों के साथ, फितनेबाजों के साथ प्यार मोहब्बत और आइन और कानून वाला सलूक नहीं करना चाहिए। इनको इनके घरों में घुस के गिरफ्तार करना चाहिए और पाकिस्तान और पंजाब के अवाम को इनकी जो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं उनसे बचाना चाहिए। जी, एक सवाल, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल, उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का अंदाज़ा है। उनको ये पता है कि इनका एजेंडा क्या है। सबसे ज़्यादा इंटेल और इन्फॉर्मेशन भी शहबाज शरीफ साहब के पास है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको किसी ने गलत बताया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये पता है कि 22 करोड़ के अवाम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर है। उनको ये पता है कि अगर अवाम के लिए रास्ते बंद किए जाएंगे, इंतशार फैलाया जाएगा, खून होगा, ये वाला जो इंतशार की खेल है वो खेला जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब को पता है कि उनकी ज़िम्मेदारी है उसको रोकना। और आज जो कांस्टेबल का खून हुआ है वो हम सबको ये इशारे मिल रहे थे। आपको मैंने अभी जो वीडियोज़ और दिखाई हैं, जो ट्वीट्स हैं इनकी, आप पढ़ लें।
तो वो शहबाज शरीफ साहब को पता है, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे, पूरी कुव्वत से इस फितने को इंशाल्लाह रोकेंगे। जी, उसमें सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, पूरी पंजाब की हुकूमत, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून के एलाइज, मीडिया, तमाम इदारों को एक ही पेज पर होना चाहिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। एक मिनट, नहीं, बिल्कुल नून लीग ने तो ARY को कब से बर्दाश्त कर रही है, लेकिन मैं ARY को माइक इसलिए नहीं उठवाया कि ARY के मैं सवाल नहीं ले सकती। मैंने तो आपको खड़ा करके आपका सवाल लिया है। ARY का मैंने माइक इसलिए उठाया है कि ARY गोल्ड स्मगलर्स है। ARY का माइक मैंने इसलिए उठाया है कि उन्होंने 12 अरब रुपए का टैक्स माफ़ कराया है और उस पर उन्होंने स्टे लिया हुआ है। ARY का माइक मैंने इसलिए उठाया है कि उन्होंने इमरान खान से क्रिकेट राइट्स लिए हुए हैं, फ़ायदे लिए हुए हैं। उन्होंने इमरान खान से 40 अरब रुपए का फ़ायदा लिया हुआ है और फिर वो फ़ायदा लेकर आज वो इदारों पर हमला आवर है। आप ARY के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे एंकर्स को देख लें, वो इदारों पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, इदारों के सिपा सलार पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। ARY का नहीं, ARY को मेरे सामने बिठा दे, मैं ARY को अभी बता दूंगी कि ARY की हैसियत क्या है, इसलिए मैंने माइक उठाया। बारी बारी आपने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये आपके खिलाफ नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है ये मादी के सिलेक्टेड भी हैं। अभी आपने जिक्र भी कर दिया कि ARY के जो जितने भी एंकर हैं उसके पास लाख के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मादी में आपने तमाम जलसों में, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसी सिपा सलार को तनकीद का निशाना बनाया था। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह आपने सिलेक्ट के खिलाफ जदोजहद की, इमरान खान भी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जदोजहद करके अपने मकासद हासिल कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, मकासद में भी फ़र्क है, जद्दोजहद में भी फ़र्क है, तनकीद में भी फ़र्क है। तनकीद ये थी कि इदारे अपने दायरा कार में रहें और मदाखलत ना करें। तो ये तनकीद तो कोई भी मुहब्बे वतन करेगा, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगी, पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें भी करेंगी, जमहूरियत पर पसंद हर इंसान करेगा, 22 करोड़ अवाम भी करेगा। और अगर इमरान खान की तनकीद क्या है? इमरान खान की तनकीद ये है कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, मुझे बचा क्यों नहीं रहे, मेरी हुकूमत में मुझे दोबारा क्यों नहीं लेके आ रहे, मेरी हुकूमत को क्यों नहीं बचाया। मेरे लोग जब मुझे छोड़ के जा रहे थे और MPs MNAs जब मुझे छोड़ के जा रहे थे, उनको ज़बरदस्ती इदारों की ताकत को यूज़ करके उनको वापस क्यों नहीं लाया, और क्यों सियासत में मदाखलत नहीं कर रहे, क्यों मुझे लाडला नहीं दोबारा से बना रहे, क्यों मेरा साथ उस तरह नहीं दे रहे, क्यों मेरी आंखें और कान नहीं बन रहे और मेरे हाथ नहीं बन रहे, क्यों आप न्यूट्रल हो गए, क्यों आप अपने हल्फ पे वापस चले गए। तो इन दो चीज़ों की पहले आप डिस्क्रिमिनेट इनको कर लें, तो फिर तनकीद कौन सी जायज़ है, कौन सी तनकीद सिर्फ अपने लिए हो रही है, उसको भी देख लें। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? सॉरी, एक मिनट, एक और भी क्वेश्चन आपने किया, वो क्या था? जी, अब उनकी बारी। जी, इधर से आने दें प्लीज। जी जी, तो आपका क्या ख्याल है कि तहकीकात नहीं हो रही? और आपका, एक मिनट, आपका क्या ख्याल है कि जो फॉरेन फंडिंग की तहकीकात हैं, क्या वो ECP नहीं कर रही? तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब ECP को क्यों अटैक कर रहे हैं? इमरान खान साहब ECP को अटैक ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ECP फॉरेन फंडिंग के खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस जमा कर चुकी। तो तहकीकात भी होंगी, उसके नताइज भी आएंगे और वो कौम के सामने रखे भी जाएंगे। जी, सीनियर है, प्लीज प्लीज बेटा, सीनियर है, चलो बोलो बोलो, प्लीज सीनियर है, ये सीनियर है जब आरिफ सीनियर है, सीनियर है। आप सेम पेज पर आगे हैं। दूसरी एक निहायत एहतराम के साथ रिक्वेस्ट कि
ज़्यादा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए ARY के जराइम पे पर्दा डाल दूँ? नहीं। देखें, मेरा बड़ा दिल का मतलब ये नहीं है। मेरे पे तनकीद, एक सेकेंड प्लीज़ बात सुन ले। मेरे पे तनकीद जायज़ है और जो ARY दिन रात करता है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने इमरान खान से पाकिस्तान की कौम का पैसा खाया है और उसके नतीजे में आप इंतशार में शामिल हो रहे हैं तो उसकी इजाज़त मैं नहीं दे सकती। दूसरी बात आपने कही, क्या बात आपने एक और भी? देखिए, मेरी बात सुने। मैंने पहले भी इस चीज़ का जवाब दे दिया है कि अगर किसी ने ये फैसला इदारों ने कर लिया है कि आइन का साथ देना है, कानून का साथ देना है, किसी एक शख्स का साथ नहीं देना, इमरान खान का साथ नहीं देना, जो अवाम फैसला करेगी उसको तस्लीम किया जाएगा, सियासी मैदान में मदाखलत नहीं की जाएगी, तो इसको मैं बतौर जमहूरियत पसंद, जिसने फ़ाइट किया है, जिसने जेलें काटी हैं, जिसने तकलीफ़ बर्दाश्त की है, उसके लिए मैं उसको वेलकम करती हूँ। ये आपका इम्तिहान है कि कौन से आप में से कानून पे चलते हैं और कौन सी पुलिस गैर कानूनी इन करप्ट लोगों के ऑर्डर्स पे गैर कानूनी चीजें कर रही। ब्यूरोक्रेसी का इम्तिहान है और हमारे न्यूट्रल्स का इम्तिहान है कि वो किधर खड़े हैं, चोरों के साथ खड़े हैं, अमेरिकनों के नौकरों के साथ खड़े हैं, या इस पाकिस्तान की हकीकी आजादी के साथ खड़े हैं। सबका इम्तिहान है। कल इंशाअल्लाह मैं आपको लीड करके लेके जाऊंगा इस्लामाबाद। ठीक है, सुन लिया मैंने जी। आप आखिरी क्वेश्चन प्लीज जी। उस्मान, एक सेकंड प्लीज जी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मियाँ साहब हमारे दरमियान होंगे, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हुकूमत के रास्ते में रुकावटें ना पैदा की गई तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत डिलीवर करेगी। आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान की ना सिर्फ सिमत दुरुस्त करेगी, बहरानों से निकाल के ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे वापस डालेगी। बहुत शुक्रिया।